हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 10 जो कि ग्रेविटेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों। बिल्कुल, ये आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है बेटा, why will a sheet of paper fall slower than one that is the crumbled into a ball? यानी कि एक तो ऐसा पेपर है, एक ऐसा शीट का पेपर है बिल्कुल ऐसा वाला, और एक जो है इस शीट के पेपर को मैंने क्रैम्बल कर दिया, क्रैश कर दिया, ऐसे 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 कर देते ना अपन। मैं यहां पर आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपके पास ये पूरा शीट का पेपर है, तो एक ऐसा है और एक ऐसा है जो क्रम्बल कर दिया मैंने, ऐसा वाला है ना। तो ये क्रम्बल्ड वाला जो है ये नीचे जल्दी पहुंचेगा इन कंपैरिजन टू जो फैला वाला पेपर था उसके। तो इसका कैसे होता है, ये कैसे होता है, मतलब ये क्रम्बल्ड होगा, ये जो क्रम्बल्ड वाला होगा ये पहले क्यों पहुंचेगा, ठीक है ना। यानी पेपर स्लोवर चलेगा, पेपर चलेगा कैसा, स्लोवर, और क्रम्बल्ड कैसे चलेगा, फास्टर, ठीक है। अब ये क्यों चलता है, देखो हमने बोला था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और किसके, अर्थ के मास से। तो इसका मास तो यहां पर भी m है, तो यहां पर भी m ही होगा। मास तो चेंज नहीं होता ना क्रम्बल करने से, सिर्फ शेप चेंज हुआ है, मास विल नॉट चेंज। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा, वो दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। Fg यहां पर है तो यहां पर भी Fg ही होगा, सेम अमाउंट का होगा, ठीक है। यानी कि नीचे वाला फोर्स सेम रहेगा। लेकिन अब अंतर क्या आ जाता है, अंतर ये आ जाता है, हमें पता है कि बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट सपोज ये P है, हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर P है, तो सबके लिए सेम होता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, इस पर भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स जो होगा, जिसको ड्रैग फोर्स बोलेंगे अपन, वो क्या हो जाएगा, P इंटू एरिया। एरिया, अब यहां पर देखो किसका एरिया ज्यादा है, शीट का। किसका एरिया ज्यादा है, शीट का। तो अगर मैं ये बात करूं यहां पर ड्रैग फोर्स फॉर शीट, इसकी बात करूं तो ये ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ड्रैग फोर्स फॉर द क्रम्बल्ड वन, क्योंकि इसका एरिया, क्रम्बल्ड वन का एरिया कम है। तो यहां पर मुझे ये पता है कि कौन ज्यादा है, ये वाली चीज ज्यादा है। अब मैं अगर यहां पर नेट फोर्स देखूं, नेट फोर्स क्योंकि Fg तो ज्यादा हो गया इसमें, तो नेट फोर्स मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, F नेट अगर मैं देखूं बेटा तो यहां पर हो जाएगा Fg माइनस, क्या हो जाएगा, शीट वाले की बात करता हूं मैं, Fd फॉर शीट, ठीक है। और अगर ये चीज ज्यादा है, ये चीज ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये चीज ज्यादा, क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी ज्यादा है बेटा, तो ये F नेट कम हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो F नेट की वैल्यू अगर मैं देखूं किसके लिए, क्रम्बल्ड वन के लिए, शीट के लिए था, तो क्रम्बल्ड वन के लिए देखूं मैं तो Fg दोनों के लिए इक्वल है। माइनस में बात करता हूं यहां पर ड्रैग फोर्स फॉर क्रम्बल्ड वन, अगर ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कम है, ये वाला पार्ट अगर कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं अपन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दैट F net for crumbled one is greater than, सॉरी यहां पर क्या है, शीट है, तो ये शीट वाले की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, शीट वाला लेसर देन F net for crumbled one। तो अभी हमें क्या है, किस पर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा, नेट फोर्स, वो क्रम्बल्ड वाले पे। तो जब डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा फास्ट मूव करेगा, और जबकि यहां पर फोर्स क्या हो रहा है, यहां पर फोर्स कम लग रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड, इसका मतलब ये स्लो आएगा। और अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता, लेट सपोज एटमॉस्फेयर होता ही नहीं,
तो क्या होता, तो ड्रैग फोर्स नहीं लगता, तो दोनों सेम से आते, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के पास सेम अमाउंट का होता और सेम अमाउंट के ग्रेविटेशनल फोर्स में वो साथ साथ आ रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बात समझ में आई क्या बेटा? बिल्कुल। ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ में, यहां पर अर्थ की बात करता हूं, ये अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मून पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं कंपेयर करूं तो ये क्या है, इसका 1/6 है। यही लिखा है इसमें 1/6। मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। अगर मैं ऐसा बात करता हूं तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के मास को यहां पर प्लेस करूं तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी ई, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही होता है, तो ये g है। ऑन अर्थ की बात करूंगा मैं तो ये 6 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर ऐसे ही बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m g ऑन मून, बिल्कुल यही हो जाएगा। तो m तो दोनों का यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा आपके पास, 1/6 GE इज इक्वल टू GM, यानी कि मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बिकम 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, ये पार्ट बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि किस 10 kg वाले ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है न्यूटन में। कहां पर निकालना है बच्चे, वो मून पर। तो मून पर अगर मैं वेट निकालना चाहता हूं तो ये m इंटू जी ऑन मून ये हो जाएगा, और मैं इसको ये लिख सकता हूं 10 kg का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं g ऑन मून को 1/6 इंटू जी ऑन अर्थ लिख सकता हूं, और ये जो g ऑन अर्थ है 10/6 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वेट ऑन मून विल बिकम क्या हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड कर दो, 1 6 6, 3 बचेगा 38, 6 6 36, 2 बचेगा 20, तो 20 में 6 क्या हो जाएगा 6 3 8, और फिर 23 8, यानी कि इतना न्यूटन आ जाएगा 16.33 न्यूटन। तो दैट विल बी वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। मून पर उस ऑब्जेक्ट का ये वेट होगा न्यूटन में 16.33 न्यूटन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गई बात? बिल्कुल। ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, एंड सेकंड ऑप्शन है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं आपको कि एक बॉल है जो इस सरफेस से, ये सरफेस है बेटा, इस सरफेस से इस बॉल को, एम मास की कोई बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो ये क्या करेगी, किसी वेलोसिटी से फेंका जाएगा, और वो वेलोसिटी जिससे ये फेंका गया है उस वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकंड। मींस यहां पर u विल बिकम 49 मीटर पर सेकेंड, और ये जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी कि अब इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पर होगी उस पॉइंट की हाइट क्या है, ये आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है। ये आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट पॉइंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स 0। यही होता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, फिर जब ये 0 हो जाएगा तो ये वापस ट्रैवल करेगा, वापस नीचे की तरफ आएगा।
ठीक है, तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तो उतना ही टाइम, जितने टाइम में ये 0 पर गया था उतना ही टाइम ये अर्थ पे आने में लगाएगा। यानी कि एक बार अगर यहां पर टाइम t लगता है तो वापस आने में टोटल टाइम कितना लग जाएगा इसको, 2 into t। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बिल्कुल, अगर t जाने में लगता है t आने में लगेगा तो 2 into t लगेगा। अब हमें h मेजर करना है और दूसरी चीज हमें मेजर करनी है क्या, टोटल टाइम। ठीक है, अब मैं यहां से आपको बता देता हूं, जब आप ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं अपन, फोर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहां पर अगर अपन ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो एक ही जगह क्या हो जाएगा, g, और s मतलब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो 2gh हो जाएगा। इज इट क्लियर? और हम जानते हैं बेटा कि फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g जो होगा हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि यहां से अगर मैं हाइट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 into g। क्या ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी बेटे? बिल्कुल हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं, दूसरा फॉर्मूला एक और बताता हूं आपको। दूसरे केस में क्या पूछे, टोटल टाइम। अब इस टोटल टाइम में आप क्या करोगे बच्चे, देखो आपको बोला गया है कि ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ऐसा पढ़ते हो आप, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, हमें g यूज करना है एक ही जगह, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, तो यानी g इंटू टी। ठीक है, और u ये हो गया, और हमें पता है कि v क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, तो ये 0। ठीक है, अब यहां से आप समझ सकते हो कैसे इसको करना है, तो ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u अपॉन g। लेकिन अगर मैं टोटल टाइम निकालूंगा तो मुझे 2 इंटू टी करना पड़ेगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2u अपॉन g। अब क्या मैं इनकी वैल्यूज प्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे क्या करना है, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, u की 49 और g की वैल्यू क्या है, हमें बिल्कुल g की वैल्यू होती है हमारी 9.8, g विल बिकम यहां पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं 9.8 रख दूंगा, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, इसका आंसर आएगा 10 सेकेंड। क्या आएगा, 10 सेकेंड, तो t विल बिकम 10 सेकेंड। ठीक है ना, 10 सेकेंड, ये टोटल फ्लाइट टाइम। नाउ हमें मैक्सिमम हाइट मेजर करनी है, तो मैक्सिमम हाइट में मैं क्या करूंगा बेटे, मैक्सिमम हाइट में मुझे इसी फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, यानी कि मैं करूं अगर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर 49 का स्क्वायर, और ये 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 9.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 122.5 मीटर। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आया? बिल्कुल आया सर, क्यों आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, वहां से रिलीज किया जाता है, लेट्स सपोज दिस इज द टावर। क्या है, ये टावर है, इस टावर के टॉप से हमने इसको रिलीज किया है, और इस टावर की हाइट क्या है, 19.6 मीटर। इस टावर की हाइट क्या है, 19.6 मीटर। ये टावर है हमारा, इस टावर की हाइट ये है। ठीक है, और यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, ये हमसे ये बोलना चाहता है
कि इस टावर की हाइट से किसी m मास के ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया है। तो रिलीज करने का मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि रिलीज करने का मतलब है कि इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, बस जस्ट ड्रॉप किया है, जस्ट छोड़ा है। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये अर्थ को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में हमने अभी अभी हम सॉल्व करके आए हैं, हमें पता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, अब यहां पर g जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है, यानी g अब यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन श्रीमान हमें पता है कि u 0 है तो u विल बिकम 0 और a विल बिकम z, तो यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और ये s की जगह h जो हाइट है वो h आ जाएगा। ठीक है, और v विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2g इंटू h। अब वैल्यूज प्लेस कर दे बेटा, बिल्कुल। तो यहां पर अंडर द रूट ओवर 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू 19.8 जो की हाइट है, और ये क्या आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 19.8 इंटू 19.8। ठीक है, और मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि अंडर द रूट ओवर 19.8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो v विल बिकम 19.8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है जी, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। दिस क्वेश्चन इज सेइंग अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से टेकिंग g इज इक्वल टू 10 meter per second square, find the maximum height reached by this stone. What is the net displacement and the total distance covered by this stone? मतलब केस क्या होता है, जब भी हम वर्टिकली अपवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं बेटा, तो वो यहां से किसी न किसी वेलोसिटी से फेंका जाएगा, तभी ऊपर जाएगा। तो यहां पर लिखा है ये u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, और ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, और एक ऐसी जगह होगी जहां पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसके आगे ऊपर नहीं जा सकता। तो वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो ये फाइनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इसमें नीचे आना शुरू कर देगा, और ये वापस नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फाइनली ये यहां पर आ जाएगा। तो यानी पहले ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ये जो हाइट ये अचीव कर रहा है मैक्सिमम हाइट, वो क्या हो जाएगी h। तो यहां पर एक तो हो जाएगी h। हमें पता है कि भैया v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। ठीक है, और यहां पर हमें पता है कि ये जो v u है ये अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, क्योंकि ये तो 0 ही है। अब हम देखते हैं यहां से हमारा क्या हो जाएगा, h विल बिकम u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। यही होता है जो अपने और क्वेश्चंस में भी किया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस आ जाएगा, ये इसको आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h आ जाएगा s की जगह, क्योंकि टोटल हाइट निकालनी है। तो अब इसको बारे में अगर अपन बात करें तो u स्क्वायर यानी कि यहां पर 40 की वैल्यू प्लेस करनी है, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 80, यानी h विल बिकम 80 मीटर। h विल बिकम 80 मीटर, यानी मैक्सिमम हाइट जो होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, जो पहली बात पूछी इसने वो क्या हो जाएगी 80 मीटर। अब दूसरी बात वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट ये पहले जाएगा और वापस यहीं आएगा, यानी जहां से गया था वहीं आ गया, यानी फाइनल एंड इनिशियल दोनों पोजीशन सेम है। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस आर सेम, इनिशियल
position are same, positions are same, so net displacement will become क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि दोनों ही पोजीशंस इसकी सेम है, क्योंकि जहां से चला था वहीं वापस आ गया। लेकिन अब दूसरी बात ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर अपन बात करें बेटा, तो ये h गया और फिर h वापस आया, यानी कि क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस h प्लस h, यानी 2 इंटू एच। तो कैपिटल H इज इक्वल टू 2 इंटू 80 मीटर, यानी कि 160 मीटर इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इज इट क्लियर बेटा? बिल्कुल बेटा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड सन जो होगा वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब हमें पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है बेटा, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। m1 यानी कि अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ का मास, और सन की बात करता हूं तो m2 सन का मास, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d स्क्वायर, जो कि यहां पर दे रखी है। ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर दे, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और यहां पर बोला गया अर्थ का मास क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और सन का मास क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, और इन दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और यहां पर इसका स्क्वायर। अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं बच्चे तो क्या आता है, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा, क्या वैल्यू आती है, 35.57 into 10 to the power 21 न्यूटन। फोर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द न्यूटन। ठीक है, सबको क्लियर है बात? बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विच इज 100 मीटर हायर and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. यानी कि किस टाइम पर दोनों स्टोन मिलेंगे और कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, ये दोनों चीजें पूछी है। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि यहां पर एक टावर है और वो 100 मीटर का टावर है। तो 100 मीटर के टावर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ सिर्फ ड्रॉप किया गया है। क्या किया गया है? ड्रॉप। ठीक है, और उसी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है। किस वेलोसिटी से? u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देखना यहां पर u क्या हो जाएगा, यहां पर u विल बिकम 0, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है और ये इसको इनिशियल मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मान लो एट दिस इंस्टेंस दिस पॉइंट दे विल मीट। अगर इस पॉइंट पर ये मिलते हैं तो हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है इस टावर की। 100 मीटर की डिस्टेंस है टावर की, बिल्कुल है कि नहीं? तो इस 100 मीटर में से अगर मैं बोलता हूं कि नीचे से x डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, नीचे से ये x डिस्टेंस पर मिल रहे हैं, तो अगर नीचे से x डिस्टेंस पे मिल रहे हैं तो ऊपर वाले ने 100 माइनस x डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी बेटा, करी होगी कि नहीं करी होगी? बिल्कुल। अब हम इन दोनों का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, पहले वाले के लिए हमें पता है, क्या पता है भैया? हमें होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप में g प्लस में आएगा, और u क्योंकि यहां पर 0 है
u जीरो है, तो दिस टर्म विल बिकम जीरो, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाएगा। और h क्या हो जाएगा इसके लिए? 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, h इतनी डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ। g की वैल्यू क्या लेनी है बेटा? यहां पर g की वैल्यू हम यहां पर 10 ले सकते हैं, यहां पर 10 ले लेते हैं। यहां पे अपन लिख भी देंगे कि g इज कंसिडर्ड एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके नाइस। और यहां पर t है t स्क्वायर, क्योंकि टाइम हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई एक। अब ये इक्वेशन x और t में होगी, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? दूसरी इक्वेशन होगी श्रीमान कि इसके लिए मैं नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही करते थे। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? ये ए टी स्क्वायर की जगह, क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि माइनस में होगा कि नहीं होगा बेटा? क्योंकि g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जबकि ये ऊपर की तरफ चल रहा है, तो माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर u भी है, u क्या हो जाएगा? यहां पर u हो जाएगा बेटा यहां पर 25। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहां पर? ये क्या हो जाएगा? h यहां पर x, अगर ये x ट्रेवल करता है तो। अब इस इक्वेशन को मैं, अगर टू इक्वेशन को मैं 1 में रख दूं, बिल्कुल रख दूं मैं x की जगह, अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं तो 100 माइनस x की जगह रखूंगा मैं तो ये माइनस 25t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर भी मैं एक, यहां पर 10 रख दिया मैंने, यहां पर g रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर जी टी स्क्वायर ही कर देता हूं मैं, यहां पर वैल्यू प्लेस नहीं करता हूं। आगे कर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो, आगे जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि इक्वल के इधर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएंगे। क्या हो गया श्रीमान? कट जाएंगे, नहीं ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? यहां से आ गया हमारे पास 100 माइनस 25t बिकम 0, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा t विल बिकम 100 डिवाइडेड बाई 25, और ये आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि आफ्टर 4 सेकेंड ये एक दूसरे से मिलेंगे। आफ्टर 4 सेकेंड ये एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्या इसका इस्तेमाल करके मैं ये काम कर सकता हूं? पहली इक्वेशन में अगर ये वैल्यू पुट करूं मैं, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स विल बिकम हाफ ऑफ g की जगह लिखूंगा मैं 10 इंटू टी की जगह लिखूंगा 4, तो ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16, यानी कि ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 5 16 जा 80। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स विल बिकम 80, यानी कि ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी ऊपर वाली? तो ये हो जाएगी 80 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी 80 मीटर, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 मीटर, और यहां से x अगर मैं निकालो तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो ये नीचे वाली डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 20 मीटर। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंसेस निकाल ली, टाइम निकाल लिया। ओके, तो अब तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ तो निकल गया। समझ में आया बेटा? बिल्कुल। ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का है, और ये उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड, यानी कि अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फेंकने के बाद रिटर्न होके वापस उस आदमी के पास 6 सेकंड में आ जाती है। तो हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर करने। ए है वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकी गई होगी, और दूसरा है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, एंड फाइनल है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है बेटा, अब हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये केस क्या है। यहां पर मैं बिल्कुल डायग्राम बना देता हूं, यानी कि अगर यहां पर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी जिससे उसको भेजा होगा, और ये पूरा ऐसे करके पूरा ट्रेवल करके वापस आ जाता है कितने सेकंड में? यहां पर v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आता है टोटल टाइम, इसको लगता है 6 सेकंड। ठीक है, टोटल टाइम इसको क्या लगता है? 6 सेकंड लगता है, यानी कि इसको जाने में 3 सेकंड लगे होंगे। ठीक है, और वापस आने में इसको कितने सेकंड लगे होंगे? 3 सेकंड। 3 सेकंड इक्वल लगता है टाइम इसको रीच करने में।
अब हमें पता है कि 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, हम देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, जिसकी जगह हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर फेंकने वाली बात है तो g नेगेटिव लगेगा, तो u माइनस जी इंटू टी, और v क्या हो जाएगा यहां पर, v यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यहां पर u विल बिकम z इंटू टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, u विल बिकम z इंटू टी, और g क्या लेना है यहां पर, अगर मैं यहां पर g की वैल्यू 10 लेता हूं तो मुझे बहुत सुविधा होगी, ठीक है। ओके गाइस, तो u विल बिकम व्हाट, u विल बिकम 10 इंटू t, कितना है 3, क्योंकि 3 सेकंड में ये चला जाता है, तो ये जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, यानी u हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन ए का आंसर हो गया। वेलोसिटी विद विच थ्रोन द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर रहा है। मैक्सिमम हाइट अपन कैसे मेजर करते हैं, मैक्सिमम हाइट का भी मैंने बताया आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको क्या करेंगे अपन, यहां पर इसके हिसाब से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, क्योंकि माइनस g लगेगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा किधर एक्ट करता है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इससे कट जाएगा, इसके माइनस भी है ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट। अब इसको अपन कैसे करेंगे, u स्क्वायर, u 30 है अपने को मिल गया, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये कर दे अपन, g की वैल्यू 10, इससे ये कट जाएगा और ये इससे 15 टाइम्स, ठीक है ना। 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 30 45, यानी कि 45 मीटर आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, 45 मीटर। ये हो गया आपका आंसर बी, ठीक है। अब ये है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, अब 4 सेकंड पे इसकी पोजीशन क्या होगी भैया, 3 सेकंड पे तो ये यहां पहुंच चुका होगा, और 1 सेकंड ये इतना यहां पर चल चुका होगा, यहां पर होगा 4 सेकंड, यही होगा, 1 सेकंड चल चुका होगा। तो अब यहां पर देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां से निकाल लें अपन, 0 होगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चलेगा, तो इसकी क्या निकालनी है, पोजीशन, पोजीशन मतलब एस निकाल देते हैं, पोजीशन मतलब अपन एस निकाल देते हैं, तो वो पोजीशन क्या होगी, u इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही करते हैं अपन। तो u की जगह यहां पर क्या है, 0 है, u 0 हो जाएगा, यहां से चलना है तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस यहां पर हाफ इंटू जी की जगह क्या रखोगे, 10 इंटू टी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर। तो s विल बिकम 5 मीटर, यानी कि इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी इसकी, ऊपर से 5 मीटर, और अगर मैं नीचे से देखना चाहूं तो ऊपर से तो 5 मीटर होगी, अगर मैं नीचे से देखना चाहूं तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई है, टोटल हाइट मेरी आ गई 45 मीटर, टोटल मेरी 45 मीटर मैक्सिमम हाइट आ चुकी है, तो ये नीचे वाली क्या हो जाएगी, 40 मीटर, इट विल बिकम 40 मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, नीचे से फ्रॉम द बॉटम, बॉटम क्या हो जाएगी बेटा, फ्रॉम द बॉटम इट विल बिकम 45 माइनस 5, यानी कि 40 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया बच्चे सबको, बिल्कुल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोन्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। बहुत सिंपल सा है, एक ऐसा लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बायोन्ट फोर्स किस डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसके वेट के ऑपोजिट, क्योंकि इसके वेट को ही तो काउंटर करता है, अगर ये नीचे जाना चाहता है तो इसको ऊपर अपलिफ्ट करेगा, यानी कि बायोन्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी होगा अपवर्ड होगी, इस केस में तो अपवर्ड होगी, बट मोर स्पेसिफिकली अपन बात करें द डायरेक्शन ऑफ बायोन्ट फोर्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बायोन्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो बायोन्ट फोर्स इज
opposite to the gravitational force or gravitational force और weight of the object, उसको weight भी बोलते हैं अपन, weight of the object. It is clear? क्लियर है बेटा सबको? बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर द वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर, कि अगर मैं किसी प्लास्टिक के ब्लॉक को पानी के अंदर दबा के रखूं तो फिर जैसे मैं उसको रिलीज करता हूं तो वो वापस ऊपर क्यों आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो जैसे ये नीचे दबा रहा हूं तो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखो दो तीन कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, फ्लोट मतलब तैरता है। ये कंडीशन कैसी है, फ्लोट करने, क्योंकि ऊपर आ जाता है। तो फ्लोट ऑब्जेक्ट तब करता है जब किसी ब्लॉक या ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है उस लिक्विड की डेंसिटी के, किसके, उस लिक्विड की डेंसिटी के। तो यहां पर वाटर है तो वाटर की डेंसिटी, यानी कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, लिक्विड की डेंसिटी, इसलिए वो ऊपर आ चुका है। समझ गए? यानी कि डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक, density of the plastic block is lesser than the density of the water. इट इज क्लियर बेटा? अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो ब्लॉक ऊपर आ जाएगा, अगर ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा होती तो ब्लॉक नीचे, क्योंकि ब्लॉक हावी हो जाता, ठीक है, तो नीचे आ जाता। ठीक है, क्लियर? ओके। ये क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram centimeter cube, will the substance float or sink? हमें बताना है कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। हमारे पास फ्लोट की कंडीशन क्या है, हमारे पास फ्लोट की कंडीशन क्या है कि ब्लॉक का जो डेंसिटी है वो कम होना चाहिए वाटर से, लेकिन हमारे पास सिंक की कंडीशन क्या है, सिंक की कंडीशन है कि ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए वाटर से। अगर इन दोनों में से जो कंडीशन फॉलो कर जाएगी वही काम यहां पर हो जाएगा। देखते हैं भैया, सब्सटेंस जो होता है, लेट सपोज ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, उसकी डेंसिटी हमें मेजर करनी है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर मास कितना दे रखा है, 50 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर की कितनी दे रखी है बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसकी ज्यादा है, यहां पर आप देखोगे तो ब्लॉक की ज्यादा है वाटर से। तो कौन सी कंडीशन होगी बेटा, कौन सी कंडीशन होगी, सेकंड वाली, यानी कि इट विल सिंक, इट विल सिंक, क्या करेगा, ये सिंक करेगा। समझ में आएगी बात? ओके। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये अभी अपन इससे देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। Will packet float or sink in the water if the density of water is 1 gram centimeter cube? ठीक है, तो what will be the mass of the water displaced by this packet? यहां पर हमसे दो तीन चीजें पूछी हैं। पहली चीज कि फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, और दूसरी चीज पूछी है कि इसके द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा वो कितना होगा। ठीक है, आ जाते हैं जल्दी। देखो यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात हमारी कंडीशन क्या है, फ्लोट करने की, वो लिख लेते हैं अपन। फ्लोटिंग की कंडीशन है हमारी कि ब्लॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होनी चाहिए, और सिंक करने की एक कंडीशन हमारी कि ब्लॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये सील्ड पैकेट जो है, जो ब्लॉक है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है यहां पर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास कितना है 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, 0 से 0 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 5 से तो ये क्या हो जाएगा 10/7, 10/7 हो गया। 10/7 क्या हो जाएगा, आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 1 7 जा 7 और फिर बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो ये 1.4 और फिर हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपका, और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं, आप यहां पर वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखी है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक की डेंसिटी है इट इज हायर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कौन सा केस होगा, जब ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है तो बेटा सिंक करेगा, यानी इट विल सिंक इनटू द वाटर, इट विल सिंक, क्या हो जाएगा ये सिंक कर जाएगा। अच्छा, दूसरा केस जो पूछा है, ये तो पहली बात होगी, दूसरी बात क्या पूछी है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। तो ये बताओ कि जब ये सिंक कर जाएगा, जब ये पूरा डूब जाएगा तो वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल, यानी डिस्प्लेस्ड वाटर जो होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर वो कितना होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, वाटर डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम कितना होगा, जितना वॉल्यूम इस पैकेट का होगा तो 350 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम ये 350 सेंटीमीटर क्यूब है और हमें क्या करना है, मास निकालना है, मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, किससे निकालेंगे, वाटर डिस्प्लेस इतना कर दिया तो वाटर का मास कैसे निकालते हैं अपन, जैसे हमने बताया कि ये डेंसिटी क्या होती है, मास, यानी कि मास ऑफ द वाटर, अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वी ऑफ द वाटर। अब हमें वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास पता चल जाएगा, यानी कि मास क्या हो जाएगा यहां से, मास ऑफ द वाटर यानी mw क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रो w इंटू vw हो जाएगा। तो ये 1 होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ये, और ये 350 हो जाएगा, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 350 ग्राम्स ऑफ द वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय दिस। कितना हो जाएगा 350 ग्राम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। सबको क्लियर है बच्चे, बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज।